हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ और ये होप करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। कल लास्ट जो वीडियो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करी थी उसमें बेसिकली मैंने क्या डिस्कस किया था, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र, जो पूरे डिटेल में डिस्कस हुए थे विद एग्जांपल्स। एंड उसके बाद हमने हार्वे वर्सेस फेसी केस लॉ डिस्कस किया था। प्लेंटिफ डिफेंडेंट की डेफिनेशन देखी थी। वो भली हमारे लॉ में नहीं है, बट क्योंकि वो वर्ड यूज़ हुआ था तो इसलिए हमने वो समझी। एंड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखी थी। यहाँ से आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बेसिकली एक्सेप्टेंस ही होगा, उसी को ही हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो बेसिकली हमने जब एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देखी थी तो उसमें हमने क्या समझा था, मैं उसको अगर एक बार रिवाइज़ करवा दूँ तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई पर्सन जिसको प्रपोज़ल दिया जा रहा है वो अपनी असेंट या एज एन अप्रूवल दे रहा है, उस प्रपोज़ल को एक्सेप्टेड माना जाएगा। एक्सेप्टेड माना जाएगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, वो वादा बन जाएगा, अगर हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है, लीगल रूल्स देखने हैं रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। लेकिन उससे पहले हम एक इसमें बहुत ही अच्छा केस लॉ कह सकते हैं, वो है केस लॉ है कि केस लॉ नहीं है लेकिन एक यहाँ पे रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया है हमारे जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, क्योंकि केस लॉ तो हमने कल भी डिस्कस किया था और एक केस लॉ बोल्टन वर्सेस जोन्स वाला भी हमें डिस्कस करना है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन the relationship between offer and acceptance. What does it exactly mean? Now, why these two words are being used simultaneously, having different point of views, having different opinions, having different meanings, but still the law, this act has given various instances, you can say, which proves that there is a difference between offer and acceptance एंड हाउ दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये बात बेसिकली बोलनी है, उस पर मैं बात करती हूँ। अच्छा, जो हमारे मॉड्यूल है उसमें क्या बोला गया है वो मैं एक बार स्ट्रेस करना चाहती हूँ, उस पर मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ। ये बोला गया है, अच्छा सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब इसमें सर विलियम ने क्या बोला है। नाउ अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन क्या बोलते हैं ये, एक्सेप्टेंस is to offer what a lighted match is to a train of gunpowder। गनपाउडर का मतलब बारूद। ठीक है, तो ये सर विलियम एंसन ने इसको इस तरह से रिलेट किया है। अब इसका मतलब क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट व्हाट एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन, बट देयर इज अ चॉइस टू द पर्सन हु हैड द ट्रेन टू रिमूव इट बिफोर द मैच इज अप्लाइड। In its effect means that the offer can be withdrawn just before it is accepted. Acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it. This means as soon as the train of gunpowder is lighted, it would explode. Train in itself is inert, but it is the lighted match, that is the acceptance, which causes the gunpowder to explode. Significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is the acceptance by the offeree which creates a legal relationship. Now here we need to underline this phrase, this paragraphs. I would say the last, the second, the fourth, the third and the fourth last line I would like to emphasize upon.
and I would request you all to please underline also, because these are the key points which we need to consider. तो इसमें हम ये चीज़ लिख देंगे यहाँ पे कि an offer cannot create any legal relationship. ठीक है, but it is the acceptance by the offeree which creates a legal relationship. ठीक है, एक बार ऑफर देखो, इसका जिस्ट क्या है कि ऑफर जब तक एक्सेप्ट नहीं होता है तब तक चांसेस रहते हैं कि आप विड्रॉ कर लो या रिवोक कर लो। रिवोक कर लो, एक तरह से कैंसिल कर दो, क्योंकि उसमें कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं आती है। लेकिन एक बारी दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस दे दिया, अपना एसेंट दे दिया, तब फिर उसको ना तो विड्रॉ कर सकते हैं और रिवोक करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इससे अच्छा तो ये है कि आप पहले ही स्टडी करके डिसाइड कर लो कि हमें ऑफ़र एक्सेप्ट करना भी है कि नहीं, क्योंकि एक बार एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें लीगल रिलेशनशिप भी आ जाता है। दोनों पार्टीज़ बाइंडिंग पार्टीज़ बन जाती हैं, एक दूसरे से बाइंड करती हैं, वो एक दूसरे के ऑब्लिगेशंस को केटर करती हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस को, और जैसे ही वो एक्सेप्ट हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल का मतलब, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसका मेनली मीनिंग ये है कि अगर कोई ट्रेन है फॉर एग्जाम्पल जिसमें बहुत सारा बारूद भरा हुआ है, ठीक है, और उसमें जो पर्सन है, जो फॉर एग्जांपल जो लोको पायलट है या जो ट्रेन के जो भी स्टाफ होगा, जो भी उसको प्रॉपर तरीके से उसका अराइवल, डिपार्चर एंड पूरी अंदर के सिस्टम्स चेक करते होंगे, टेक्निकलिटीज़ देखते होंगे, टेक्नीशियंस होंगे, अगर उन्होंने गन पाउडर रिमूव कर दिया, वहाँ से बारूद रिमूव कर दिया, ठीक है, तो वो एक तरह से सेफ़र साइड पे होंगे, उनको कोई रिस्क नहीं होगा। और एक तरह से अगर हम इसको ऑफ़र से रिलेट करें तो इसका मतलब ये कि उन्होंने ऑफ़र पहले ही विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में जो लाइटेड मैच है वो एक्सेप्टेंस है। अगर मैंने माचिस की तीली लगा दी उसमें बर्न करके, वहाँ पे गन पाउडर के सामने ले आई मैं, तो गन पाउडर बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड करेगा, बहुत बड़ा धमाका होगा उससे, ट्रेन भी बर्न हो जाएगी और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बहुत बड़ा। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक्सेप्टेंस से पहले एक बार देख लो कि क्या ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने लायक है कि नहीं। नहीं है तो पहले ही विड्रॉ कर लो, रिवोक कर लो, क्योंकि एक बार अगर माचिस की तीली लग गई तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसलिए सर विलियम एंसन ने इस एग्जाम्पल को ऑफ़र और एक्सेप्टेंस से रिलेट किया है और इससे ये एक्सप्लेन किया है कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ऑफ़र एक बेसिक सा आपको एक तरह का प्रस्ताव दिया गया है, आप उसको देखिए, समझिए, उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। आपको समझ आता है तो एक्सेप्ट करिए, असेंट दीजिए, नहीं आता है तो आप उसको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं, आप अपना पीछे हट सकते हैं, बैकआउट कर सकते हैं, और उसको रिकन्सिडर करना है तो आप उसको एक बार सोच के, दोबारा सोच के उसको फिर विड्रॉ भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार अपने हाँ बोल दिया, द डे यू सेड येस, द डे यू गेव योर अफर्मेशन, देन यू कांट विड्रॉ दैट ऑफर, बिकॉज देन इट बिकम्स द एक्सेप्टेंस। उसमें लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो जाता है, उसमें लॉ का एलिमेंट आ जाता है, वो सब्सटेंस आ जाता है लॉ वाला, जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। तब फिर वो रिवोक या विड्रॉ नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि लाइटेड मैच को एक्सेप्टेंस माना गया है, और जैसे ट्रेन है गन पाउडर की, तो एक तरह का वो ऑफ़र है, और एक्सेप्टेंस क्या है, लाइटेड मैच। तो लाइटेड मैच ने पूरा एक्सप्लोजन कर दिया, तो यानी कि एक्सेप्टेंस जैसे ही किया दूसरी पार्टी ने, तो
ट्रेन एक्सप्लोड हो गई, डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा फायर लग गई पूरी ट्रेन में। तो ये मतलब है इसका, क्योंकि एक बार एक्सेप्टेंस दे दिया आपने ना, तो वो चीज़ रेक्टिफाई नहीं हो सकती है। आप उसको पहले जैसे स्टेट पे नहीं ला सकते हो, ठीक है। एक बार डिस्ट्रक्शन हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ट्रेन डैमेज हो जाएगी पूरी तरह से, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसको पहले वाली ओरिजिनल स्टेट में लाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। अब इसके बाद हम कवर करते हैं लीगल रूल्स, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे लिख दूँ हेडिंग, लीगल रूल्स क्या हैं। जैसे हम लोग ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पढ़े, ऑफर के पढ़े, अब लीगल रूल्स क्या है रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस, हम वो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले कल हम लोग ने एक बुलेट डिस्कस किया था जिसमें लिखा था एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली by the person to whom offer is made, एंड यहाँ पे जो केस लॉ कवर हो रहा है, जो आप कोट भी कर सकते हो एग्जाम में, वो है केस लॉ ये वाला, बोल्टन वर्सेस जोन्स, बोल्टन वर्सेस जोन्स, ठीक है। ये केस लॉ इसमें हम लोग कोट कर सकते हैं। और इसके आगे इसका ईयर लिख दीजिए 1857, ठीक है। एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? जिसको ऑफर दिया जा रहा है, सीधी सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा पर्सन थोड़ी आपको एक्सेप्टेंस देगा। अच्छा, ये वाला जो केस लॉ है ये हमने डिस्कस किया था, इसको मैं एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। बोल्टन ने, क्योंकि ये हम लोग ने अपनी लास्ट टू लास्ट क्लास में आई गेस डिस्कस किया था, तो मैं वो खोल ले रही हूँ पेज, ताकि आप लोग एक बार देख लो। ये वाला था, क्रॉस ऑफर डिस्कस करते समय टाइम पे हो गया था। बोल्टन ने ब्रोकलहस्ट से बिजनेस खरीदा। जोन्स, जो कि ब्रोकलहस्ट का क्रेडिटर था, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था उसने ऑर्डर दिया था ब्रोकलहस्ट को कि मुझे गुड्स दीजिए, मुझे गुड्स की सर्टेन गुड्स की सप्लाई चाहिए। बोल्टन ने गुड्स इसको भेज दिए, किसको? जोन्स को, जबकि ऑर्डर किसके नाम पे था? ब्रोकलहस्ट के नाम से, लेकिन गुड्स किसने भेजे? बोल्टन ने भेजे। और जोन्स को क्या ये चीज़ पता थी कि बोल्टन ने बिजनेस खरीद लिया है ब्रोकलहस्ट से? नहीं पता थी। और जोन्स ने बोल्टन को पेमेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? ब्रोकलहस्ट के साथ था। तो वो ब्रोकलहस्ट से ही अपने ड्यूज सेट ऑफ या एक तरह से सेटल करना चाहता था, उसी को ही पेमेंट करना चाहता था। तो इसमें क्या जजमेंट निकल के आया था, जिस पे हम लोग बात कर भी रहे थे? जजमेंट ये निकल के आया था कि जो भी है ऑफर, वो बोल्टन को नहीं दिया गया था। जैसे एक तरह से इसको ऑफर एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? जिसको ऑफर दिया गया है। तो इस केस में ऑफर दिया गया था ब्रोकलहस्ट को कि मुझे गुड्स की सप्लाई चाहिए और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ब्रोकलहस्ट मान गया। बोल्टन से उसने कहा होगा, भाई बोल्टन ने गुड्स खरीद लिए, गुड्स कह रहे हैं बिजनेस खरीद लिया, बोल्टन ने बिजनेस अपना ब्रोकलहस्ट का टेक ओवर कर लिया। तो बोल्टन ने गुड्स इसको सप्लाई किए, लेकिन पेमेंट ये इसको थोड़ी करेगा, पेमेंट तो ये ब्रोकलहस्ट को करेगा, क्योंकि ऑफर उसके साथ हुआ था, एक्सेप्टेंस उसने दी थी, तो उसी को करेगा ना। तो जनरल रूल क्या कहता है? एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया हो। तो ऑफर किसको दिया गया था? ब्रोकलहस्ट को। पेमेंट किसको किया जाएगा? ब्रोकलहस्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट था जोन्स और बोल्टन का? कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो ये केस लॉ था इसमें। ये केस लॉ इसमें था, बहुत ही फेमस केस लॉ है बोल्टन वर्सेस जोन्स का, और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें।
अच्छा, इसमें जो है दूसरा जो हमारा बुलेट पॉइंट है वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी दिया था। इसमें हम लोग कुछ बुलेट्स भी लिख सकते हैं, वो बुलेट्स मैं भी लिख देती हूँ इसमें। जैसे अनक्वालिफाइड होना चाहिए एंड एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है कि acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. If the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, then it must be accepted accordingly. प्रपोजल में, ऑफर में कोई टर्म्स कंडीशंस हैं तो वो अलग बात है, वो फिर उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट होगा, और उसमें किस मोड से पेमेंट होना है, एक प्रिस्क्राइब मोड है तो उसके अकॉर्डिंग होगा वो एक्सेप्ट। लेकिन अगर नहीं है तो, और उसको रीजनेबल मैनर में ही एक्सप्रेस किया गया है, नॉर्मल ही एक्सप्रेस किया गया है जैसे किया जाता है, तो फिर वो वैलिड तभी होगा जब वो एब्सोल्यूट होगा एंड अनक्वालिफाइड होगा। मतलब कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर स्पेसिफाइड है ऑफर में तो चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही एक्सेप्टेंस होगा। नहीं है, रीजनेबल मैनर में एक्सप्लेन किया गया है ऑफर, तो फिर वो वैलिड तभी होगा जब वो अनकंडीशनल होगा एंड क्लियर होगा, डेफिनेट होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ये था, ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, ठीक है। अब ए ने बी से क्वेश्चन किया, नाउ ए आस्क्ड विल यू परचेज माई कार फॉर 2 lakhs, ठीक है। तो बी ने कहा, नाउ व्हाट बी सेड, बी सेड, अब ये तो ए ने बी से पूछा, बी ने क्या बोला, आई विल परचेज कार इन 2 lakhs provided if you buy my motorcycle for 50,000, only if you buy my motorcycle for 50,000। अब इसका क्या सिनेरियो है, अब ये क्या ही वैलिड एक्सेप्टेंस है, नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, नहीं कह सकते हैं ये वैलिड एक्सेप्टेंस है, क्योंकि ये बी कंडीशन लगा रहा है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से प्रिस्क्राइब नहीं थी ऑफर में कि ए जब ये बोलेगा कि आप मेरी कार खरीद लो तो उसके बदले में मैं आपका स्कूटर ले लूँगा, ऐसा कुछ तो बोला नहीं था उसने, तो पहले से ही डिसाइडेड नहीं था, ये प्री प्लान नहीं था। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये एग्जाम्पल कोट किया जाए कि बी ए से कार तभी खरीदेगा जब उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगी, कार की बुक होगी, तो अब ये जो है, क्योंकि वैलिड टाइटल कार का तभी मिलेगा एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, तभी ट्रांसफ़र होगा जब उसके लीगली भी डॉक्यूमेंट्स सारे उसको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, तो ये कंडीशन नहीं है, ये अनकंडीशनल है, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे अगर हम ये बोल दें B is asking for a valid RC in respect of car purchased from A, तो ये वैलिड है क्योंकि ये अनकंडीशनल है, ठीक है। वैलिड टाइटल ऑफ कार के लिए हो रहा है ये, तो ये एक्सेप्टेबल है,
तीसरी चीज़ ये हम लोग ने पढ़ी थी कि एक्सेप्टेंस मस्ट भी कम्युनिकेटेड, यानी कि किसी भी वे में हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। Now here what the law says is acceptance must be communicated. Communicated का मतलब क्या है? In some perceptible form, मतलब कि दूसरी पार्टी को इंटरप्रेट हो पाए, समझ पाए, कॉम्प्रिहेंड कर पाए। Conditional acceptance या acceptance with varying या deviant conditions is no acceptance. Such conditional is a counter proposal and has to be accepted by proposer if original proposal has to materialize into a contract. Further, when a proposal is accepted, offeree must have knowledge of the offer made to him. If he does not have knowledge, there can be no acceptance. Acceptance must relate specifically to the offer made. Then only it can materialize into a contract. अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं केस लॉ के, ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स कोट किए हुए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें कुछ बुलेट पॉइंट्स नोट करने होंगे। पहला बुलेट पॉइंट ये लिखिए, मस्ट बी इन परसेप्टेबल फॉर्म, ऐसा हो कि समझ आए, ठीक है। कंडीशनल अगर एक्सेप्टेंस है, कंडीशनल ऑफर हो सकता है, हम लोग ने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, काउंटर ऑफर में। कंडीशनल एक्सेप्टेंस विद वेरिंग कंडीशंस, तो क्या ये एक्सेप्टेंस है? नो एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और, ऑफरी मस्ट हैव नॉलेज, किस चीज़ की नॉलेज? ऑफर की, ऑफ द ऑफर मेड टू हिम, जो ऑफर उसको दिया जा रहा है। नॉलेज नहीं तो नो एक्सेप्टेंस, ठीक है। एंड चौथी चीज़ ये कि एक्सेप्टेंस जो है वो किससे रिलेट करना चाहिए? मस्ट रिलेट स्पेसिफिकली टू द ऑफर मेड, ऑफर से रिलेट करना चाहिए, उसके बाद ही मटीरियलाइज होगा वो इन कॉन्ट्रैक्ट। तो क्लियर फॉर्म में होना चाहिए कि समझ आए, कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए ऑफरी को, और एक्सेप्टेंस जो भी ऑफरी देगा, दूसरी पार्टी दे रही है, वो ऑफर से पूरी तरह से रिलेट करे, उसके कॉन्टेक्स्ट में हो। ये नहीं कि ऑफ़र कुछ और बोल रहा है, एक्सेप्टेंस किसी और चीज़ का हो रहा है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, ये कार वाला जो एग्जाम्पल था, स्कूटर वाला, कंडीशनल भी था ये, और इसमें एक्सेप्टेंस रिलेट नहीं कर रहा था ऑफर से, पूरी तरह से रिलेट नहीं कर रहा था। अच्छा, इसमें कुछ केस लॉज हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। अब मैं केस लॉ का नाम यहाँ नोट कर दे रही हूँ, जो हम लोग, जो आप पढ़ सकते हैं। ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी 1877, ठीक है। उसके बाद एक केस लॉ और है, नील वर्सेस मेरिट 1930, एंड उसके बाद कौन सा है, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाहूलाल ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे पहले फैक्ट्स क्या थे केस के, और बहुत जल्दी से फटाफट से समझ लेते हैं।
अ सप्लायर सेंट अ ड्राफ्ट अग्रीमेंट, हम लोग ए केस लॉ डिस्कस कर रहे हैं, ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. अ सप्लायर सेंट अ ड्राफ्ट अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी मेट्रोपॉलिटन रेलवे फॉर हिज एक्सेप्टेंस. Manager wrote the word approved on the same and put the draft agreement in the drawer of the table, intending to send it to the company's solicitors for a formal contract to be drawn up. By an oversight, the draft agreement remained in the drawer, held that there was no contract as manager had not communicated. अब इस केस में एक सप्लायर को कोल सप्लाई करना था रेलवे कंपनी को, तो उसके रिलेशन में उसने एक अग्रीमेंट बनाया, खुद से बनाया, और वो क्योंकि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था, ड्राफ्ट था, लेकिन उसमें उसने अप्रूव्ड वर्ड लिख दिया. अब देखना, समझना, बात को अच्छे से समझना. एक सप्लायर ने एक अग्रीमेंट बनाया, वो अभी पूरी तरह से सिग्नेचर्स से एक्सेप्टेंस नहीं हुई थी, ड्राफ्ट था वो, और वो किसको भेजा? एक रेलवे कंपनी के मैनेजर को, क्योंकि उसे कोल सप्लाई करना था सप्लायर को. मैनेजर ने उसमें अप्रूव्ड लिख दिया. अप्रूव्ड लिख के उसने ड्राफ्ट अग्रीमेंट अपने ड्रॉर में रख दिया, और ये सोचते हुए कि हम ये कंपनी के सॉलिसिटर्स को, यानी कि कंपनी के जो एडवोकेट्स हैं या जो लॉयर्स हैं, उनको भेज देंगे फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि अब आप इसको जो है कोर्ट की स्टैंप लगवा के, इसमें दोनों के सिग्नेचर्स लगवा के इसको लीगल बना दो. इसलिए कंपनी के लॉयर्स को भेज देंगे. लेकिन वो अग्रीमेंट उसने नहीं भेजा. कंपनी के, रेलवे कंपनी के मैनेजर ने वो अग्रीमेंट सॉलिसिटर्स को नहीं भेजा. तो अब कोई कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैनेजर ने अपनी एक्सेप्टेंस सप्लायर को तो दी नहीं. सप्लायर ने ड्राफ्ट अग्रीमेंट बनाया, उसको कोल बेचना था रेलवे कंपनी के मैनेजर को. रेलवे कंपनी के मैनेजर ने ले तो लिया, उसमें अप्रूव लिख दिया, लेकिन वो उसने अपने ड्रॉर में रख दिया, ये सोचते हुए कि हम इसको पहले कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करा लें अपने लॉयर्स से. भेजा नहीं, लेकिन अब कम्युनिकेशन हुआ सप्लायर को? नहीं हुआ. तो हम कैसे मान लें कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड है? ये फर्स्ट केस लॉ है. दूसरा केस लॉ, M offered to sell his land to N for £280. N replied purporting to accept the offer, but enclosed a check for £80 only. He promised to pay the balance by monthly installments of £50 each. It was held that N could not enforce his acceptance because it was not an unqualified one. देखो, नील वर्सेस मेरिट का केस लॉ था. इसमें मेरिट ने, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें M एंड N वर्ड लेटर यूज़ हो रहा है, तो M ने इस केस लॉ को, जो B वाला है, मैं आपको एक बार ही विजुअलाइज करके दिखा दूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए. ये पार्टी M है, ये पार्टी N है. इन्होंने ऑफर किया टू सेल लैंड फॉर £280. ठीक है. अब N ने रिप्लाई तो कर दिया, कि इन्होंने रिप्लाई किया एक्सेप्टेड, एंड एक चेक एनक्लोज कर दी, चेक लगा दी साथ में £80 की, एंड प्रॉमिस किया टू पे बैलेंस अमाउंट, किस्तों में हम पे कर देंगे, ये प्रॉमिस किया, इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे, ये N ने प्रॉमिस किया. अब N जो है, क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? वेदर दिस इज़ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, वेदर दिस अमाउंट्स टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस? नो, क्योंकि इसमें कंडीशन जुड़ गई ना. अच्छा, M ने कभी भी N को टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से ये नहीं बताया था, या ऐसा कुछ उसके ऑफ़र में ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि अगर आप ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो तो इतना पेमेंट अभी कर देना, बैलेंस अमाउंट इतने टाइम के बाद करना, ऐसा कुछ नहीं बताया था. ये ना ये चीज़ उनके ऑफ़र के टर्म्स में थी.
तो जाहिर सी बात है ये एन ने अपने ही एंड से, अपने ही आइडिया खुद सोच के ये बोला कि मैं चेक 80 पाउंड की दे रहा हूँ आपको, बाकी मैं इंस्टॉलमेंट में दे दूँगा। तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन जुड़ गई है। क्वालिफिकेशन क्या है? ये चेक एनक्लोज कर देना और बाकी पैसा हम बाद में देंगे, ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, समझ आया? ये है बी केस लॉ। अब सी केस लॉ का क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाबूलाल। ये क्या कहता है? ये बोलता है कि अब जैसे इसमें क्या हुआ, ये भी मैं आपको विजुअलाइज करके बता दूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। पार्टी ए है, पार्टी बी है, इसने ऑफर किया टू सेल हाउस, कितने में? 1 लाख में। बी ने कहा आई कैन पे 80,000, आई कैन पे 80,000। अब ऑफर जो है रिजेक्ट हो गया बाय बी, क्योंकि ये क्या हो गया? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गई, कंडीशन लग गई ना इसमें। बी ये बोल रहा है कि हम 80,000 देंगे आपको, 1 लाख नहीं दे पाएंगे। लेकिन बी ने बाद में माइंड चेंज किया और उसके बाद बोलने लगा कि ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपए पे कर दूंगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। ए ने बी को ऑफर किया कि हम आपको 1 लाख में घर बेचेंगे, बी ने कहा नहीं हम तो 80,000 देंगे। तो ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो गई, ये एक्शन 1 हुआ। एक्शन 2 क्या हुआ कि बी सेड ठीक है आई विल पे 1 लाख। बी ने अपना माइंड चेंज कर लिया और बोला ठीक है आई विल पे 1 लाख। अब ये क्या बना? जब बी ने ये बोला, पहले तो उसने कहा आई कैन पे 80,000, फिर उसने ये बोला माइंड चेंज करके कि आई विल पे 1 लाख, तो फिर क्या बना? ये जो एक्शन 2 है ये काउंटर ऑफर है। अब ये एक तरह से ऑफर क्यों बन गया? क्योंकि पहला वाला तो क्वालिफाइड कंडीशनल एक्सेप्टेंस बन गया, उस ऑफर को तो हटा ही दो। ओरिजिनल ऑफर देख लो ख़त्म हो गया, काउंटर में ओरिजिनल ख़त्म हो जाता है, नया ऑफर बनता है किसी मॉडिफिकेशंस या चेंजेस अमेंडमेंट्स के बाद। तो ये काउंटर ऑफर है। अब ये एक बार बी ने मना किया, दोबारा से उसने कहा ठीक है मैं 1 लाख में ख़रीद लूँगा। अब ये ए के ऊपर है कि एक्सेप्ट करें ना करें। तो ये काउंटर ऑफर इज़ गिवन बाय बी, बाय बी। तो ये केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बाबूलाल का, जिसमें काउंटर ऑफर दिया है। अब ये ए के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर कोई ऑफर दे रहा है, कोई ऑफरी, विदाउट द नॉलेज दैट एन ऑफर हैज़ बीन मेड टू हिम, कैन नॉट बी डीम्ड एज एन एक्सेप्टेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्योंकि हम लीगल पॉइंट्स इसके डिस्कस कर रहे हैं वैलिड एक्सेप्टेंस के, कि अगर ऑफरी ने, मान लो बी ने इंटेंडेड ऑफरी, अभी प्रपोज्ड है ऑफरी, फाइनल नहीं है क्योंकि अभी उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो ऑफरी ने ये ऑफर दिया लेकिन उसको ये नॉलेज नहीं थी कि उसको भी ऑफर दिया गया है। ये चीज़ हम लोग ने क्रॉस ऑफर में थोड़ी सी डिस्कस की थी, तो उसमें ये नहीं माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस है, वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। अब इसमें हमने कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं? एक तो पहला ये था एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हमने 3 केस लॉ भी डिस्कस करे बड़े प्रोमिनेंट से, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, अच्छे भी हैं। आप उसको पढ़िए, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको समझ आएगा। अब इसके अलावा जो है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रेस्क्राइब्ड मोड, एंड दूसरी चीज़ बात करी है टाइम की।
प्रिस्क्राइब्ड मोड क्यों बोला गया है? मोड प्रिस्क्राइब होना चाहिए, लेकिन अगर प्रपोजर जो है वो इंसिस्ट नहीं कर रहा है on the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise, that is not in the prescribed manner, proposer is presumed to have consented to the acceptance. इसका एग्जाम्पल मैंने ये दिया था कि मान लो ऑफरर जो है वो बोलता है कि एक्सेप्टेंस मैसेंजर के थ्रू दीजिए, लेकिन ऑफरी मेल के थ्रू दे रहा है, तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर नहीं है, क्योंकि ऑफरर ने पहले ही बोला है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन मैसेंजर होना चाहिए, ना कि ईमेल। लेकिन अगर ऑफरर ने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो और ऑफरी ने मेल के थ्रू एक्सेप्टेंस भेजा है, तो फिर वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बुलेट में ये लिखेंगे कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, ये तो हम लिख ही चुके हैं। इसमें ये एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, बट इफ प्रपोजर डज नॉट इंसिस्ट ऑन प्रपोजल बीइंग एक्सेप्टेड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड अदरवाइज, दैट इज नॉट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रपोजर इज प्रिज्यूम्ड टू हैव कंसेंटेड टू एक्सेप्टेंस। मतलब वही हुआ कि एक बार जैसे अगर मोड क्लैरिफाई कर दिया जाए तो उसी मोड से करना है, नहीं करोगे तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर मोड ही नहीं प्रिस्क्राइब्ड है तो जिस मोड से भी आप भेज रहे हो एक्सेप्टेंस, जिस वे से भी भेज रहे हो, जिस मीडियम से भी भेज रहे हो, वो एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्टराइज होगा उससे। एंड इसके बाद जो बुलेट ये पॉइंट कवर है टाइम। टाइम में क्या बोल रहे हैं? टाइम का मैं लिख दे रही हूँ इसमें कि एक्सेप्टेंस जो है मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है। ठीक है, एंड इसमें एक चीज़ और है, इफ़ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, ऐसा कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, तो एक्सेप्टेंस कैसे देनी चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम। लॉ में ये वर्ड बहुत यूज होता है, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम में एक्सेप्टेंस दो, एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस। ये ना हो कि ऑफर ही ख़त्म हो जाए, तो उससे पहले पहले एक्सेप्टेंस दे दो। अच्छा, अब इसमें मैं रीजनेबल टाइम अगर आप पूछोगे कि क्या होता है, तो रीजनेबल टाइम कहीं डिफाइन नहीं है, वो केस टू केस डिपेंड करेगा। कहीं भी मेंशन नहीं है कि रीजनेबल टाइम क्या होता है, लॉ में कहीं भी नहीं डिफाइन है। इसके अलावा जो एक पॉइंट और है, मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, बहुत ही बड़ा पॉइंट है ये। इम्प्लाइड, इसका बुलेट पॉइंट ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड। जेस्चर से, एक्सप्रेशन से, कोड ऑफ कंडक्ट से ये नहीं कह सकते हो कि एक्सेप्टेंस दे दिया ऑफरी ने। फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर, उसने आंसर नहीं किया, ठीक है। Unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence is the evidence of acceptance. अच्छा, इसमें दूसरा बुलेट पॉइंट क्या है? Unless offeree has in any previous conduct indicated that his silence is
द एविडेंस, वो एक सबूत है एक्सेप्टेंस का। एक बार अगर ऑफरी जो है, जो दूसरी पार्टी ऑफर के बारे में कंसिडर कर रही है, ठीक है, उसने ये बोला कि अगर मान लो बहुत टाइम निकल जाता है तो आप ये समझ लेना इतने टाइम में तो मैं एक्सेप्टेंस दे ही दूंगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है, मैं अगर आपको एक्सेप्टेंस ना भेज पाऊँ तो समझ जाना कि मेरे साइलेंस का मतलब है कि मैंने एक्सेप्टेंस दे दी है। अगर वो ये चीज़ बोल देता है तो ठीक है, ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम ये नहीं मानेंगे कि उसके साइलेंस से ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया, या उसके चुप्पी से या उसके इम्प्लाइड जेस्चर से एक्सेप्टेंस हो गया, ऐसा नहीं मानेंगे हम। इस पे केस लॉ कौन सा है? केस लॉ है फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। और इसी के बाद ही ये एक और बुलेट पॉइंट में लिख दे रही हूँ, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। ठीक है, अब हम सबसे पहले केस लॉ के बारे में बात कर लें। केस लॉ में क्या हुआ था? अंकल ने ऑफर किया to buy his nephew's horse for 30 pounds, saying, if I hear no more about it, I shall consider the horse mine at 30 pounds. Nephew did not reply to F at all. He told his auctioneer B to keep the particular horse out of sale of his farm stock, as he intended to reserve it for his uncle. By mistake, auctioneer sold the horse. F sued him for conversion of his property. Now, held, F could not succeed as his nephew had not communicated the acceptance to him. केस लॉ को मैं विजुअलाइज कर ले रही हूँ एक बार, क्योंकि ऐसे डिपिक्ट करके बताने में ज़्यादा क्लैरिटी आती है। अगर मैं पढ़ती चली जाऊँ, क्योंकि लॉ में ऐसा कई बार होता है कि नींद आने लगती है सब जो पढ़ते हैं। लॉ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है मोनोटोनस फील होता है, लेकिन अगर आप उसको एक पिक्चराइज फॉर्म में देखो तो ईजिली आप समझ जाओगे। अब देखो, एफ जो है अंकल, इसने ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया? नेफ्यू को अपने to purchase horse for 30 pound, ठीक है, एंड ये भी बोला एंड सेड इफ आई डोंट गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम यू, हॉर्स विल बी माइन, हॉर्स मेरा होगा। अगर तुमने मेरे को कुछ भी नहीं बताया, हाँ या ना, कोई भी आंसर अपना नहीं दिया, तो हॉर्स मेरा होगा। नेफ्यू, ये तो इसने ऑफर दिया, नेफ्यू ने क्या किया? नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई। अब इसका एक ऑक्शनेयर था, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आ गई, ऑक्शनेयर। अब इसने ऑक्शनेयर को बोला था, नेफ्यू ने ऑक्शनेयर से बोला था, कीप द हॉर्स आउट ऑफ सेल, ठीक है, एज आई एम कीपिंग इट फॉर माई अंकल। उसने ऑक्शनेयर को बोल दिया था कि हॉर्स को अभी फॉर सेल मत रखना, क्योंकि मैं इसको अंकल के लिए रखूँगा। लेकिन इसने ये बात अंकल को नहीं बताई कि मैं हॉर्स आपको देने वाला हूँ, मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है। ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं करी। लेकिन अब होता क्या है, ऑक्शनेयर ने सोल्ड द हॉर्स बाय मिस्टेक। अब क्योंकि इसने हॉर्स बेच दिया, नाउ अगेन नेफ्यू स्यूड ऑक्शनेयर। अच्छा, इसमें मैं वो कर दूँ ना नंबरिंग, एक्शन 1 ये था, एक्शन 2 ये था, एक्शन 3 ये हुआ, फिर 4 ये हुआ, एंड 5th एक्शन था स्यूड, केस फाइल कर दिया।
इसने फाइल किया था कि एफ ने करा है? नेफ्यू ने नहीं करा है, एफ ने केस फाइल किया है ऑक्शनेयर पे। नेफ्यू ने केस फाइल नहीं किया है, एफ ने केस फाइल किया है ऑक्शनेयर में, एंड वो हार गया क्योंकि नेफ्यू ने उसको अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी थी। नाउ एफ लॉस्ट द केस एज नेफ्यू डिडंट गिव हिज एक्सेप्टेंस टू हिम। तो ये इसमें जजमेंट आया था, ठीक है। एफ ने भली केस फाइल किया ऑक्शनेयर पे, लेकिन वो जीत नहीं पाया क्योंकि उसको कोई एक्सेप्टेंस रिटन में, प्रिस्क्राइब मोड में, प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं मिला था। एंड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट का मतलब क्या हुआ? Performance of conditions of proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal constitutes an acceptance of proposal. Now here, अगर कोई ट्रेड्समैन ऑर्डर रिसीव कर रहा है कस्टमर से और एग्जीक्यूट कर रहा है ऑर्डर बाय सेंडिंग द गुड्स, कस्टमर्स ऑर्डर फॉर गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफर विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय ट्रेड्समैन सब्सिक्वेंटली बाय सेंडिंग द गुड्स। हमने ये तो देख लिया कि मेयर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, उसको इम्प्लाइड नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या सच में एक्सेप्टेंस, अगर हम साइलेंस को हटा दें और कंडक्ट की बात करें या इम्प्लाइड की बात करें, जेस्चर्स की बात करें, क्या वो फिर वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा? तो इसमें तो ये लिखा रहता है कि ठीक है, एक्सेप्टेंस जो होगा वो वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन में होना चाहिए। लेकिन ये जो पॉइंट है ये भी बोलता है कि कंडक्ट से, कोड ऑफ कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस जो है प्रपोजल का माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। कोई पर्सन अगर ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहा है जिससे ये क्लियर हो कि वो एक्सेप्टेंस दे रहा है तो वो माना जाएगा। जैसे अगर एक सप्लायर है, उसने कस्टमर से ऑर्डर रिसीव किया, कस्टमर ने कहा मुझे गुड्स भेज देना, और सप्लायर ने ना हाँ कहा ना कहा, कुछ नहीं कहा, सीधा गुड्स डिलीवर कर दिए उसके एड्रेस पे, तो ये एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, ये एक तरह का जेस्चर हो गया, एक तरह का उसकी तरफ से एक्शन हो गया, जिससे ये चीज़ क्लियर होती है कि उसने एक्सेप्टेंस ले ली थी। किसने? सप्लायर ने, तभी तो गुड्स सप्लाई करे उसने कस्टमर को। तो हम लोग ये बात ज़रूर करे थे कि एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड होगी नहीं होगी कैसे पता चले, लेकिन इस चीज़ की क्लैरिटी, इस चीज़ का कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर कोई साइलेंट है, ऑफरी अगर साइलेंट है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, क्योंकि वो इम्प्लाइड नहीं है, वो कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है, वो जेस्चर में नहीं आता है। लेकिन अगर अपने एक्शन से वो ऐसे प्रूफ करता है, ऐसे एविडेंस दिखाता है, एक तरह का डिपिक्ट करता है कि मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, दे रही हूँ, तो फिर वो एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ है कि व्हेन अ पर्सन परफॉर्म्स द एक्ट इंटेंडेड बाय प्रपोजल एज कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम, परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स एक्सेप्टेंस। मतलब जो भी प्रपोजर कुछ कहना चाह रहा है, जो ऑफरर कुछ ऑफर के रिस्पेक्ट में दे रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ऑफरी ऐसे एक्ट परफॉर्म कर रहा है जैसे उसको कंसिडरेशन दे रहा है, जैसे मॉनेटरी कंसिडरेशन हो गया, जैसे उसके अगेंस्ट में, ऑफर के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहा है, ठीक है, या सामान भेज रहा है, उसको गुड्स डिलीवर कर रहा है, तो ऐसा परफॉर्मेंस अगर हो रहा है तो उसको हम एक्सेप्टेंस मानेंगे, भले ही वो कंडक्ट से हो, भले ही वो इम्प्लाइड हो। तो उसकी बात करिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें। और दूसरी जो है इसमें एक हम लोग को इसमें एक और बात करनी थी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें मोड्स की बात होनी थी, ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है। एंड अगर जैसे इसमें आगे और क्या डिस्कशन हो सकता है, जब प्रपोजल
सेंड होता है बाय लेटर या बाय पोस्ट, तो वो क्या वैलिड माना जाएगा, टेलीफोन से या फैक्स से, उसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं कि नहीं हैं, एंड उससे रिलेटेड 2-3 केस लॉज हैं। फिर परफॉर्मेंस से रिलेटेड रेवोकेशन कर सकते हैं ऑफर या एक्सेप्टेंस का। जैसे अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में आज पढ़ा केस लॉ, तो उसमें तो लिखा था कि एक्सेप्टेंस को रेवोक करना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें डिटेल में पढ़ने को आगे मिलेगा। रेवोकेशन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि मोड्स क्या होने चाहिए ऑफ़र को कम्युनिकेट करने के या एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने के, मोड्स क्या होने चाहिए कम्युनिकेशन के, तो इस पे डिस्कशन होगा। तो इससे पहले बाकी मैं ये चीज़ एक कंक्लूडिंग लाइंस में बोल दूँ कि अगर कोई आपको डाउट लगे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में या क्वेश्चन राइज हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। एंड इस लाइन का मैं एक बुलेट पॉइंट लिख दूँ यहाँ पे, स्पेस थी नहीं बट मैं ऐसे लिख दे रही हूँ यहाँ पे कि आप समझ जाएंगे। व्हेन पर्सन performs the act intended by proposer as consideration for, अब इसको मैं यहाँ पे कवर कर ले रही हूँ, तो आप ये यहाँ देख लो, फॉर promise offered by him such performance of act constitutes acceptance। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को एक्सप्लेन करनी थी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कम्युनिकेशन एंड रेवोकेशन डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्पीडीली चलेंगे ताकि फिर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आ सकें अपने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।